तो आपके हिसाब से क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो हम जनरली उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब ग्रोथ में एक पिकअप आ रहा है। इंडिया में तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर ही सेक्टर ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, काफ़ी लोगों को ले ऑफ कर दिया है, अमेज़न ने ले ऑफ कर लिया है। Amazon has just announced it's cutting 16,000 jobs worldwide. Amazon is reportedly to begin its second wave of major layoffs. Amazon announcing a new round of layoffs. ऐसी मैनेजमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कैपिटल एलोकेशन बहुत सही तरीके से करे। आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में एक बड़ा पैसा बनाना है तो लाइट हाउस पोर्टफोलियो को क्यों चूज करना चाहिए? हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स साइकिल है वो भी इस साल पिकअप होगा और वो एक लंबे समय तक अब आगे चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, डिफेंस, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हार्ड एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी है, उनका समय वापस आया है। Conversations beyond the surface. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसएन वेल्थ पॉडकास्ट सीरीज डीप डाइव। इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कैसे एक बड़ा पैसे मैनेज किया जाता है और जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनको एक व्यू देने के लिए कि पीएमएस फंड मैनेजर जो होते हैं वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने आज देखा है कि बहुत सारे डीआईवाई इन्वेस्टर हमने देखे हैं कोविड के बाद में, और इसमें होता ये है कि बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। ट्रेंड फॉलो करते हैं तो होता यह है कि जब वो ट्रेंड चल जाता है तब उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मोस्टली होता है यह है इसमें कि लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। एक पीएमएस मैनेजर आपके पोर्टफोलियो में होना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे वो आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आज हमारे डीप डाइव सीरीज़ में है एएस के मैनेजर से मिस्टर संदीप बंसल। सो मिस्टर संदीप बंसल इज़ द डेप्यूटी सीईओ ऑफ एएस के इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड ही ऑल्सो मैनेजर्स लाइट हाउस पोर्टफोलियो। तो आज हम लोग संदीप जी से समझेंगे कि पीएमएस में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और एक रिटेल इन्वेस्टर को पीएमएस को कैसे देखना चाहिए। तो हेलो संदीप जी, आपका स्वागत है एसएन वेल्थ डीप डाइव सीरीज़ में। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आपका सफ़र कैसे रहा ये इंडस्ट्री में और आपको मतलब क्या व्यू है आपका इसके बाद। हेलो संतोष, हमें आपके डीप डाइव सीरीज़ में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे एंड स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। सो मैं मार्केट्स में काफ़ी समय से हूँ। मैं अभी एएस के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में करीब 5 साल से हूँ, मैनेजिंग फंड्स ओवर हियर। इसके पहले मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में था। उससे पहले मैं यूबीएस सिक्योरिटीज़ और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ऑन द ब्रोकिंग साइड इन जगहों पे मैं काम कर चुका हूँ, और इससे पहले मैंने कंसल्टिंग और बैंकिंग में भी काम किया है। इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट्स ने ओवर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस दिया है। सो इक्विटी मार्केट्स में अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना वो पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं जो उन्हें पता है कि उन्हें कुछ सालों तक जिसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी विजिबिलिटी है कि नेक्स्ट लेट्स से 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा अगर आप इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हमने देखा है कि रिटर्न एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का अच्छा रहा है। सो इक्विटीज़ ही मेरा पैशन है और इसी से मैं लगभग 2 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, ग्रेट। और संदीप जी, आपने जैसे कहा कि आपके जो प्रीवियस कंपनीज़ है, तो जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो वहाँ पे आपने सेल्स साइड भी देखा है, अभी आप बाई साइड भी देख रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है और आप कैसे देखते हो इसको? एक्चुअल में एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है संतोष। सेल्स साइड में हम ब्रोकिंग साइड को सेल साइड कहा जाता है। वहाँ पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज और सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, समझते हैं और उसमें डीप डाइव करते हैं, जो आपका शो का भी नाम है। मेरा एक्सपीरियंस फॉर्चुनेटली ऐसा रहा है कि मैंने सेल्स साइड में, कोटक में और यूबीएस सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट सेक्टर्स का मुझको
एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो एक सेक्टर्स में टिपिकली एक सेल साइड में एनालिस्ट 15, 20, 25 कंपनीज कवरेज में रखते हैं। सो वो एक वर्टिकल सेक्टोरल एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरत उसकी होती है। उसमें हम कंपनीज़ के मॉडल्स बनाते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो एक बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें सेक्टर की मिल जाती है। बाई साइड में एक एक्सपीरियंस अलग ही है, क्योंकि वहाँ पर हमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जनरेट करके देने होते हैं और यहाँ पे हमें सभी सेक्टर्स देखने पड़ते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में 25-30 सेक्टर्स हैं और हमको सब सेक्टर्स को एनालाइज करके उनको समझना पड़ता है। तो एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सपीरियंस है। इसमें हमें मैक्रो इकोनॉमी में ग्लोबली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब समझने का मौका मिलता है और इन्वेस्टर्स को के लिए रिटर्न जनरेट करने का भी इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आई थिंक जो सेल साइड वाला एक्सपीरियंस है वो हमें थोड़ा सा और पुख्ता बना देता है, थोड़ा सा और सॉलिड बना देता है और उससे फिर जब हम बाई साइड में आते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है और वन ऑल्सो फील्स बेटर प्रिपेयर्ड। ग्रेट। तो आप जैसे आपका जो करियर का एक्सपीरियंस रहा है और प्लस आपका जो फॉर्मल एजुकेशन रहा है, तो आप एक बैलेंस शीट को कैसे देखते हो, या फिर एक प्रमोटर को कैसे देखते हो, या फिर एक कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हो? जब आप कोई भी कंपनी आपके रिसर्च टीम से जब आपके सामने आती है तो आप ये तीनों एंगल से कैसे एक कंपनी को देखते हो? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है संतोष जो आपने पूछा है। देखिए, हमारी ASK में एक इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी है जिसको हम फोकस इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी बोलते हैं हम उसको। उसमें हम फोकस इज़ एन एक्रोनिम, हर लेटर जो है उसका एक मतलब है। जैसे फोकस में द फर्स्ट लेटर F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल्स, जिसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, ये सब हम कंपनीज़ की करते हैं। ज़्यादा करके हम उन कंपनीज़ पे फोकस करना चाहते हैं जिनकी ROE या रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, ताकि उनको बाहर से ना इक्विटी उठानी पड़े, ना उनको बाहर से ज़्यादा डेट लेना पड़े अपनी ग्रोथ के लिए। तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करते हैं, हम बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को बहुत ही क्लोज नज़र से उसका अध्ययन करते हैं। फिर उसमें हमारी फोकस में जो सेकंड वर्ड है O, विच इज़ अपॉर्चुनिटी, हम पूरी इंडस्ट्री की लैंडस्केप को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकती है, GDP के मुकाबले इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, और उसमें इस कंपनी के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, जिसकी वजह से ये उस सेक्टर से भी बेटर ग्रो कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ कंपनीज़ के पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, कुछ कंपनीज़ के पास ब्रांड अच्छा होता है, कुछ कंपनीज़ के पास, सपोज़ कोई माइनिंग की कंपनी है तो उसके पास कुछ माइनिंग के राइट्स अवेलेबल ऐसे होते हैं जो लो कॉस्ट माइंस अवेलेबल उनके पास होती हैं। तो ये सब स्ट्रेंथ्स फिर हम कंपनीज़ की एनालाइज करते हैं। फिर संतोष, हम ये भी देखते हैं कि उस समय उस इंडस्ट्री का साइकिल कैसा चल रहा है। द C in our investment philosophy stands for cycle. हर इंडस्ट्री का एक साइकिल आता है। साइकिल मतलब जब वो इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़ोर से पिकअप कर रही है, फिर वो ग्रोथ एक थोड़ी सी स्टेबल रेंज में पहुंचती है और फिर वो ग्रोथ प्लेटो हो जाती है और फिर एक बार ग्रोथ में थोड़ा सा वो नीचे भी उतर के आती है। तो हम जनरली उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब ग्रोथ में एक पिकअप आ रहा है। और जब हमें लगता है कि ग्रोथ प्लेटो कर गई है, कि यहाँ से ग्रोथ में अब पिकअप नहीं आएगा या ग्रोथ वहाँ से नीचे आने वाली है, तब हम उन सेक्टर्स में से निकल के दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए संतोष, इंडिया में तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर ही सेक्टर ग्रो कर रहा है और शायद एक लंबे समय तक, आने वाले 2-3 दशकों तक भी एक लंबे समय तक वो ग्रोथ आती रहेगी। पर हमें उस लंबी ग्रोथ में भी साइकिल्स पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है।
फिर हम आते हैं यू पे, जो हमारे फोकस इन्वेस्टमेंट फिलोसफी का लेटर है। उसमें यू स्टैंड्स फॉर अनमैच्ड मोड्स। अनमैच्ड मोड्स में हम कंपनीज की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ्स, उनका एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इस कंपनी में क्या यूनिक है कि ये ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी और एक लंबे समय तक ग्रो कर पाएगी, जिसको हम लोग मोड कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको हम अनमैच्ड मोड्स ही कहते हैं। कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज जो कंपनी के लिए ना सिर्फ बेटर ग्रोथ लेके आएगी, बट वो ग्रोथ प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ग्रो करना तो, अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके साथ सभी बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स ग्रो करने चाहिए, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो फोकस है वो इसमें है कि इन्वेस्टर रिटर्न कमाए, और वो तभी पॉसिबल है जब कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही हो। बिल्कुल। तो इसीलिए अनमैच्ड मोड्स हम उस पर ध्यान देते हैं। और फिर एस स्टैंड्स फॉर द लास्ट लेटर इन आ फोकस इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। एस स्टैंड्स फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर आदमी, एवरी ह्यूमन, हम हर चीज़ सस्ती खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमें ये चीज़ ध्यान दिलाती है कि हमें स्टॉक्स को ऐसे प्राइसेस पे खरीदना है जहाँ पे हम उनके लिए ओवर पे नहीं कर रहे हों, बट इनफैक्ट एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास अवेलेबल है। अगर बाई चांस हमारा जो एस्टिमेशन है वो अगर जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं उस हिसाब से प्ले आउट ना भी होए, तो भी हम एक अच्छा रिटर्न उसमें बना सके। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। जैसे आपने पूछा, हम बैलेंस शीट्स देखते हैं, हम मैनेजमेंट्स देखते हैं, हम सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और वो सेक्टर कौन से साइकिल में अभी है उसमें वो भी ध्यान रखते हैं। और स्टॉक्स खरीदते समय हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ध्यान रखनी है, वो है वैल्यूएशन, कि हम उस स्टॉक्स के लिए ओवर पे नहीं कर रहे हैं और हम चीज़ हो सके तो सस्ती खरीद रहे हैं। इससे जुड़ा ही मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे संदीप जी, कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूज़ होती है, हमने काफ़ी बार सुना है, आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस भी करते रहोगे। तो आपके हिसाब से क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक बेस्ट प्रमोटर की क्या डेफिनेशंस होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपके हिसाब से, जो आपको अट्रैक्ट करती है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में संतोष। जब हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। मैं कुछ एक पहलुओं का यहाँ पर अब डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, एक तो सबसे पहलू आता है कि जब हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई वो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा कदम उठाया है जो मैनेजमेंट के लिए तो भले ही फ़ायदे में रहा हो, या मेजॉरिटी शेयर होल्डर के लिए तो भले ही फ़ायदे में रहा हो, पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसके लिए वो नुकसान दे रहा हो। तो एक वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में कैपिटल एलोकेशन की क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है। वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम ऐसी मैनेजमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कैपिटल एलोकेशन बहुत सही तरीके से करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे मैनेजमेंट्स अनरिलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हम अनरिलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर देन वहाँ पर हम मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसे एक आईटी कंपनी थी जिन्होंने रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट्स किया, तो फिर अगर मैं वो आईटी कंपनी समझ के वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को पता चले कि मैनेजमेंट ने उसके कैश फ्लोस को रियल एस्टेट में डाल दिया है, तो वो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल। एक और चीज़ हम देखते हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का एक और पहलू आ जाता है कि मैनेजमेंट का विजन और स्ट्रैटेजी क्या है। वो क्या कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो कंपनी, वो सेक्टर और इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं, और वो अल्टीमेटली कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू आता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में, वो है एग्जीक्यूशन। कि कंपनी ने जो बोला
क्या कंपनी ने वही किया कि जैसे बोलते हैं ना कि कथनी और करनी दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो कई बार मैनेजमेंट्स मार्केट को, इन्वेस्टर्स को बोलते कुछ हैं और अल्टीमेटली पर जो वो करते हैं वो काफ़ी अलग होता है। तो वो एक और चीज़ है जो हम ध्यान रखते हैं। एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूँगा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैनेजमेंट डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज कर रहा है और किस तरीके से उसको नेविगेट कर रहा है। देखिए, लाइफ में, बिजनेसेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मैनेजमेंट किस तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स के साथ उन सिचुएशंस में डील कर रहा है, वो मैनेजमेंट की नीयत के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन देता है कि अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने वेरियस स्टेक होल्डर्स को, रेगुलेटर्स को क्या प्रॉपर फेयरनेस के साथ वो डील कर रहा है कि नहीं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें असंतोष अक्सर क्या होता है कि एक लंबा एक्सपीरियंस होने के कारण जो हमारे फर्म का है और हमारे पास जो वेरियस एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या फंड मैनेजमेंट साइड में या हमारी रिसर्च साइड में, उनका 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने लंबे साइकिल्स देखे हैं और ये देखा है कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छे आदमी की परख तभी होती है जब वो एक डिफ़िकल्टी से गुजरता है। बिल्कुल। और उस डिफ़िकल्टी में उसका बिहेवियर कैसा रहता है वही उसके चरित्र को दर्शाता है। तो हमारा एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये वेरियस कंपनीज के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हो गया है, विच वी यूज़ इन आर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं जिसका नाम है लाइट हाउस, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें और लोगों को बताएं कि लाइट हाउस पोर्टफोलियो की एग्जैक्टली फ़िलोसॉफी क्या है, लाइट हाउस कैसे वर्क करता है और क्या मेगा ट्रेंड या फिर क्या ऐसे सेक्टर्स और आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में एक बड़ा पैसा बनाना है तो लाइट हाउस पोर्टफोलियो को क्यों चूज़ करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लाइट हाउस पोर्टफोलियो उनको एक वेल्थ क्रिएशन दिला सकता है। श्योर संतोष। तो लाइट हाउस पोर्टफोलियो हमारा थीमेटिक ऑफरिंग है जहाँ पर हम 3 या 4 थीम्स में एट अ पॉइंट इन टाइम इन्वेस्ट करेंगे और इन थीम्स में हम फॉर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, आप मान के चलिए करीब 2 से 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। और ये वो थीम्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि एक लंबे समय के लिए एक बड़ी ग्रोथ आ सकती है और उन थीम्स या उन सेक्टर्स में जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी की ग्रोथ से 1.5 से 2 गुना के आसपास हो सकती है पूरे सेक्टर्स की। और 100% ऑफ आर इन्वेस्टमेंट्स is going to be in those themes and sectors and सारे associated और allied themes में। तो हमारी जो थीम्स अभी हमने जो पिकअप करी हैं संतोष नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिफेंस। ये सारी थीम्स टाइड अप हैं थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव। हमें ऐसा लगता है कि कोविड के बाद गवर्नमेंट का एक विशेष ध्यान आया है इन सेक्टर्स पे और इन सेक्टर्स में एक लंबे समय तक बहुत मजबूत और मजबूती वाली ग्रोथ रहने वाली है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं इसके, जैसे गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स जो लॉन्च करी हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिससे एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है, या गवर्नमेंट ने जो हाईवेज़, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स ये सब में जो डेवलपमेंट किया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, ये सेक्टर उन पे फोकस करेगा। जो हमारे पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, सोलर पावर में या आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर में जो होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेक्टर्स में होगा, उनमें ये इन्वेस्ट करेगा। डिफेंस का जो सेक्टर है, हम देख रहे हैं ग्लोबली हर कंट्री जो है वो अपनी डिफेंस की क्षमता बढ़ाने की
कोशिश कर रही है, बिकॉज ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है, जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है, उस उतना स्टेबल नहीं है जो शायद 2022 के पहले था, रशिया यूक्रेन के वॉर के पहले जो था। उसके बाद हमने देखे हैं कि वर्ल्ड के कई जोग्राफीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हुए हैं, और एनर्जी का जो स्पेस है दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी फॉर इंडिया, बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की ओर मूव कर रही है, और मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, हमारा डिजिटल कंजम्पशन बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स सब बढ़ रहे हैं, और एक यंग देश जब और प्रॉस्परस होगा तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। तो ये पोर्टफोलियो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। हमें लगता है कि ये पूरे सेक्टर्स जो हैं एक लंबे समय के लिए अच्छी ग्रोथ देंगे। संतोष, अगर हम जो मार्केट के साइकिल्स हैं उनको ब्रेकअप करें, सो 2000 से 2010 का जो समय था वो एक ऐसा समय था जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हुआ था। फिर 2011 से 20 का समय था, वो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए एक फेवरेबल साइकिल था। तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी FMCG कंपनीज वगैरह जो हैं उनके वैल्यूएशंस थ्रू द रूफ चले गए थे। हमें लगता है कि 2021 से वापस इन्वेस्टमेंट्स या केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, डिफेंस, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हार्ड एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी है, उनका समय वापस आया है। और लाइट हाउस एक ऐसा फंड है जो 20 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। हमने 15 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने का इसमें तय किया है। एज ऑफ नाउ इसमें अराउंड 20 स्टॉक्स हम ओन करते हैं, और ईच ऑफ दीज बिजनेसेस जो हैं, हमें लगता है हम सिर्फ इसमें लीडरशिप बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जब हम लीडर्स में इन्वेस्ट करेंगे तभी हम अपने इन्वेस्टर्स को एक सुपीरियर रिटर्न एक्सपीरियंस की होप दिला सकते हैं। बिकॉज लीडर्स हमने देखा है इंडिया में वो एक डिस्प्रपोर्शनेट मार्केट शेयर लेते हैं, और उनकी एबिलिटी रहती है इकोनॉमिक साइकिल्स को जो मैनेज करने की एबिलिटी रहती है वो बेटर रहती है। तो ये जो सेक्टर्स हैं और थीम्स हैं, हमें लगता है कि इंडिया में एक लंबे समय तक इनमें स्ट्रेंथ रहने वाली है। इनमें इन सेक्टर्स को चाइना +1 हो गया या यूरोप +1 हो गया, उनसे मजबूती मिलेगी। ऊपर से वेस्ट एशिया में जो हमने ये क्राइसिस का माहौल देखा है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स अब इंडिया की ओर शिफ्ट हो जाएं। और इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जो वर्कफोर्स है, उसको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर जो है वो पिकअप होए, और इसमें गवर्नमेंट का भी अच्छा फोकस है। और हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स साइकिल है वो भी इस साल पिकअप होगा, और वो एक लंबे समय तक अब आगे चलेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हमने इंडिया में काफ़ी समय से नहीं देखा है, और अब एक समय आ गया है कि वो उसमें भी एक गति आए। और एनीवे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इन सेक्टर्स पे ध्यान है ही। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन सेक्टर्स में निवेश करने के लिए। जी संदीप जी, आपने जो शुरुआत में कहा कि ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बेट होगा और 15 to 20 कंपनीज़ में ही आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा, वेराज जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ कुछ स्कीम्स में हम लोग देखते हैं 30-40 कंपनीज़ होते हैं। तो ये चीज़ों को आप कैसे देखते हो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होना सही होता है या कॉन्सेंट्रेटेड होना सही होता है? और इन्वेस्टर जो होता है हमेशा ये डिलेमे में होता है कि एग्जैक्टली करे क्या उसमें। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट अगर होता है तो क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं? नहीं, ये सवाल बहुत ही रेलेवेंट है संतोष। देखिए, मैं PMS फंड मैनेजर हूँ। PMS इंडस्ट्री जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नंबर ऑफ स्टॉक्स जनरली स्पीकिंग, वहाँ पर भी फोकस्ड फंड्स होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग नंबर ऑफ स्टॉक्स जो रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 भी रहते हैं।
हमारी जो फिलॉसफी है इन एएस के, वो ये है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज़ ही रन करते हैं। जनरली स्पीकिंग हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स अराउंड 20 के लगभग रहते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम पोर्टफोलियोज़ को एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में रन करेंगे तो हम इन्वेस्टर्स को एक बेहतरीन रिटर्न एक्सपीरियंस दे सकते हैं। उसका कारण ये है कि हम जो बेस्ट बिजनेसेस हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में, उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी ऐसी सोच है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, हर सेक्टर में कुछ ही लीडर्स हो सकते हैं। वो या तो ग्रोथ लीडर्स हो सकते हैं, या वो इनोवेशन के लीडर्स हो सकते हैं, या वो प्रॉफिटेबिलिटी के लीडर्स हो सकते हैं। कोई ना कोई लीडरशिप का उनमें कारण है, और वो लीडरशिप का जो एट्रीब्यूट उनमें है, या जो उनमें जो खूबी है वो लीडरशिप की, वो उनको सेक्टर और इकोनॉमी से बेटर ग्रोथ दिलाती है और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिलाती है। एज अ फंड मैनेजमेंट हाउस, एज अ रिसर्च हाउस, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैसी कंपनीज को खोजें, और जब हमने एक बेटर रिसर्च प्रोसेस के थ्रू, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है, तब ऐसी कंपनीज को हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन साइजिंग जो हम पोर्टफोलियो में लेके चल रहे हैं। अगर सपोज हमें ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करी, पर अगर हम उसको पोर्टफोलियो में 1% की पोजीशन लेके चलें या 1.5-2% की पोजीशन लेके चलें, तो अगर वो स्टॉक का रिटर्न बहुत अच्छा भी हुआ तो भी पोर्टफोलियो में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर उसकी जगह अगर आप सोचिए मैं वही स्टॉक को 6-7% की पोजीशन लेके चलूँ और उसमें रिटर्न अच्छा आए, तो देन दी ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो काफ़ी इट विल रिफ्लेक्ट इन रिटर्न्स। एब्सोल्युटली। तो हमारा इसीलिए कंसंट्रेशन की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है, और हमें लगता है कि अगर हमारा काम है एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना, और अगर हमने वैसा काम ठीक से किया है तो उसको फिर अच्छे साइज़ में ही हम इन्वेस्ट करें। और एनीवेज हम लीडरशिप बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं संतोष। तो जो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि भाई मेरे को ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो रिटर्न्स में, और मेरे को रिटर्न जो है कम हो तो भी चलेगा, पर मेरे को ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। देखिए इक्विटीज़ एज एन एसेट क्लास में तो वैसे भी ही रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर उसमें भी अगर किसी इन्वेस्टर को उतनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिटर्न की वॉलेटिलिटी कम रहती है, पर हो सकता है कि रिटर्न एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से थोड़ा सा कम रहे। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का एडवांटेज ये रहता है कि रिटर्न एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो सकता है, पर उसके साथ कॉस्ट जो रहता है वो ये रहता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। पीएमएस एनवायरनमेंट में हम निवेशकों को जो रेकमेंड करते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। जब आप इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो एटलीस्ट एक मिनिमम 3 साल का टाइम होराइजन रखिए। तो अगर आप लंबा टाइम होराइजन रखते हैं तो वो वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है वो भी टाइम के द्वारा किल हो जाता है। सो टाइम किल्स द रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, और होपफुली रिटर्न एक्सपीरियंस जो है वो एक इन्वेस्टर का बेटर हो सकता है। तो संदीप जी, ऐसे कहा जा सकता है कि जिन एक फिनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड होता है, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड हम लोग हमेशा देखते हैं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे आपका डेट का लोकेशन होता है, जहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड होता है। तो अगर किसी का जो फिनेंशियल प्लानिंग का जो पिरामिड है और उसका जो बॉटम ऑफ द पिरामिड कंप्लीट हो जाता है, तो वो पीएमएस की तरफ देख सकता है क्या? जैसे हमने कहा कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेट हो सकते हैं, तो थोड़ा एक अगर अल्फ़ा चेस करना है किसी को, तो आपकी क्या राय है उसमें? हाँ नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही संतोष, कि जब
कोई भी इन्वेस्टर अपना पहली जो सेविंग्स होती है वो फिक्स्ड इनकम में पहले लोग डालते हैं, क्योंकि सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टिपिकली म्यूचुअल फंड रहता है, क्योंकि उनसे उनको इक्विटी मार्केट्स का थोड़ा सा एक आइडिया, अंदाज़ा लगता है, थोड़ा फ्लेवर मिलता है। और एक इनिशियल एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहती है, और इक्विटी मार्केट्स ने ओवर द लॉन्ग टर्म जो डबल डिजिट रिटर्न्स एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि वो वॉलेटाइल है, और मोस्ट पीपल दे डोंट वांट वॉलेटाइल एक्सपीरियंसेस। हम कोई नहीं चाहते कि भाई उतार चढ़ाव रहे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा ऊपर ही जाते रहे। इसीलिए इक्विटी इन्वेस्टिंग सब जन नहीं कर पाते हैं, तो एक इनिशियल एक्सपीरियंस के लिए वो म्यूचुअल फंड से ही यूजुअली मार्केट्स में आते हैं। उसके बाद विद इन जो इक्विटी का जो एलोकेशन है, सपोज अगर मेरे को 100 का मेरा इन्वेस्टेबल नेटवर्थ है, कुछ मैंने फिक्स्ड इनकम में रखा, कुछ बाकी एसेट क्लासेस में रखा, कुछ मैंने इक्विटी में डाला, तो पूरा का पूरा सारा का सारा जो इक्विटी का एक्सपोजर है, हमें लगता है कि वो म्यूचुअल फंड्स में न डाल के थोड़ा सा एक पोर्शन PMS AIF में भी एलोकेट करना चाहिए। वहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक बेटर रिटर्न एक्सपीरियंस मिल सकता है, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया। और वहाँ पे यूजुअली सारे PMS मैनेजर्स, स्पेशली V@AS के, हमें एक इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी जो है उसके मद्देनज़र रखते हुए ही हम सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो अगर एक इन्वेस्टर एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो उन्हें एक अल्फ़ा या ओवर द बेंचमार्क जो बेटर रिटर्न है उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो जैसे अपने इन्वेस्टेबल नेटवर्थ में डिफरेंट एलोकेशंस होने चाहिए, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटी, इक्विटीज़, विद इन इक्विटीज़ भी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग में एक्सपोजर होना चाहिए, और उसमें PMS/AIF की कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर को करना चाहिए। ओके। और जैसे संदीप जी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो US और ईरान का जो वॉर चल रहा है, और जब मैंने आपकी स्ट्रैटेजी लाइट हाउस देखी और उसकी जो थीम हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा एनर्जी है, उसके बाद में डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, और US ईरान ने ये, मुझे ऐसा लगता है, वर्ल्ड में सारे देशों को सिग्नल दे दिया है कि आपको आत्मनिर्भरता की तरफ क्यों जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा लेसन दिया है ये US और ईरान वॉर ने। और मैंने देखा है कि ये जो थीम हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, आपका पूरा थीम उसके अराउंड है, जैसे एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में ये थीम काफ़ी बेहतर कर सकती है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं संतोष, बिल्कुल मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है लाइट हाउस का फंड, हमने लगभग 2 साल पहले लॉन्च किया था, और हमें तभी लग रहा था कि ये पोस्ट कोविड जो साइकिल चालू हुई है with a focus on hard assets, manufacturing, infrastructure, energy and defense, ये एक लंबे समय तक इंडिया में चलने वाली है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्ट एशिया में जो अनफॉर्चुनेट क्राइसिस हुई है, उनसे इन थीम्स को एक्चुअली और गति मिलेगी, क्योंकि सभी देशों को और इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे अपनी लोकल इकोनॉमीज़ में, ताकि वो और आत्मनिर्भर हो सकें, ताकि जब भी ग्लोबली कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होए तो सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट ना होए, ताकि हमारी डिपेंडेंस किसी और कंट्री पे ना रहे। इंडिया में वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग के तरफ गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, PLI स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने पहले से ही लॉन्च किए हुए थे। आपकी बात सही है कि ये सब और एक्सिलरेट होंगे। ग्लोबली भी हमने देखा था कि एक चाइना +1 स्ट्रैटेजी चली रही थी, जहाँ पर जो वेस्टर्न देश हैं वो रियलाइज़ कर रहे थे कि वो चाइना से जो सोर्सिंग कर रहे हैं या चाइना से जो वो सामान ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उनको धीरे धीरे चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है।
तो ग्लोबली अगर हम देखें तो अराउंड 1/3 या 1/3 जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है ग्लोबली वो चाइना से आता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में वैसे ही एक ट्रेंड शुरू हो गया था कि वो डिपेंडेंस सबको कम करना था, एंड इंडिया वाज अ नेचुरल होम जहाँ से सोर्सिंग बढ़ाई जा सकती थी। यूरोप में भी रशिया यूक्रेन के बाद के कारण जो माहौल बना, उसके बाद एक यूरोप +1 की भी हमें लग रहा था कि एक शुरू हो रही है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जो है यूरोप से निकल के इंडिया की ओर कुछ सेक्टर्स में कुछ एरियाज़ में आएगी। अभी वेस्ट एशिया में जो भी हो रहा है उसके कारण हमें लगता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो और बढ़ेंगे। सो आपने सही कहा है बिल्कुल कि ये जो लाइट हाउस फंड है, जो इसकी थीम्स हैं, उनका जो आउटलुक है वो एक्चुअली और पॉजिटिव हो गया है, बिकॉज इन सभी सेक्टर्स में आने वाले काफ़ी सालों तक, एक लंबे अरसे तक हमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमें रिटर्न्स के रूप में मिलने वाला है। और संदीप जी, हम लोग वो ऐसे इन्वेस्टर की बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे लोग रिटायरमेंट के लिए कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई गांव में प्लॉट ले लेता है और उसके ऊपर 10-15 साल बैठ जाता है, कोई शॉप ले लेता है, कोई कमर्शियल ऑफिसेस लेते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, और आजकल लोग थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ने के कारण म्यूचुअल फंड में भी रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक PMS को कैसे देखा जाए एज ए रिटायरमेंट के लिए? देखिए संतोष, जो भी इन्वेस्टेबल पूल रहता है, जनरली सभी इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने आप को एक्सपोज्ड रखें। रिटायरमेंट के बाद रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम वो नहीं रहता है। सो जनरली स्पीकिंग, जो फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो सेफ्टी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका प्रपोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जो वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे इक्विटीज़ हैं, उनका प्रपोर्शन रिलेटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, और स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। पर ये एक फंक्शन उसका भी है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना है, आपके लाइफ के गोल्स पोस्ट रिटायरमेंट क्या हैं। जैसे लाइफ के गोल्स में अगर जस्ट एज एन एग्जांपल आपके गोल्स हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत है, जो फिक्स्ड इनकम से शायद नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में रिटर्न्स जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं या एक कैप्ड रहते हैं, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा एलोकेशन तो ऑब्वियसली इक्विटीज़ में रहना ही चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कॉर्पस, कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं पोस्ट रिटायरमेंट, और लिक्विडिटी आपको कितनी और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैन कंटिन्यू ऑन इक्विटीज़ एंड डेफिनेटली इन PMS एंड AIF एज वेल। रियल एस्टेट वगैरह की जब हम बात करते हैं संतोष, तो उसमें एक लिक्विडिटी का भी एलिमेंट आ जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट क्लास नहीं है, और उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इक्विटीज़ में एक बेनिफिट है ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो थोड़ा सा एक ईजिली किया जा सकता है वर्सेस नॉन लिक्विड एसेट क्लासेस, तो वो भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। ओके। और संदीप जी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है अभी कुछ सालों में, मैंने देखा है कि लोगों को DIY मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी ऑब्सेशन हो गया है। मतलब ये है, और हम लोग सेम टाइम दूसरी जगह ये भी देख रहे हैं, जैसे अभी लास्ट वीक का न्यूज़ था कि ओरेकल ने काफ़ी लोगों को ले ऑफ कर दिया, अमेज़ॉन ने ले ऑफ कर लिया है। तो टेक्नोलॉजी रेगुलर चेंज होती जा रही है,
और जितने भी जॉब इंडस्ट्री वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रोफेशनल्स है या फिर जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स है, तो अपना टाइम जो देते हैं मोस्टली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूँ, कौन से थीम में इन्वेस्टमेंट करूँ, और वहाँ पे ज़्यादा देते हैं। बट हालांकि फोकस उनका ये होना चाहिए कि अपनी जो स्किल है, जहाँ से उनको एक एक्टिव इनकम आता है, और एक्टिव इनकम को अगर वो स्किल को बढ़ावा देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनका इनकम भी बढ़ सकता है, उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सकती है, और ये जो जॉब मार्केट है वहाँ पे वो रिलेवेंट भी हो सकते हैं। और लोग ये भूल जाते हैं यहाँ पे कि वो जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, या फिर जो भी प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं, वो प्रोफेशन की वजह से वो कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, और जो कमाए हुए पैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट होता यह है कि लोग वो जो उनका जो एक्टिव जॉब प्रोफेशन है उसको छोड़ के मार्केट में ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर को आपको क्या कहना है, कि जब मार्केट इतनी डिफ़िकल्ट है, जॉब मार्केट, और इतनी सारी कंपटीशन है, और लोग सब DIY में जुड़े हुए हैं, तो जब आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अगर आपको PMS इंडस्ट्रीज़ में मिल जाता है, AIF में मिल जाता है, तो ये ऑब्सेशन क्यों है लोगों की, नहीं मुझे ही करना है? नहीं, आपका ये ऑब्जर्वेशन जो है एकदम सटीक है संतोष, कि स्पेशली हमने ये पोस्ट कोविड देखा है, बिकॉज मार्केट्स में भी एक वन वे अच्छी रैली आई है, तो सबको लगता है कि इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी इजी थिंग, एंड हेंस और थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है, खुद थोड़ा पैसा बन जाता है, तो फिर वो अच्छा भी लगता है, फिर वो एक सेल्फ री इन्फोर्सिंग फिलॉसफी बन जाती है टिल द टाइम इट हिट्स अ ब्रेक। देखिए, मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर पर्सन अपने ही जॉब, अपने ही स्पेशलाइजेशन पे फोकस करे, बिकॉज ग्लोबली द वर्ल्ड इज़ गेटिंग मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड। हर एक जॉब, हर एक प्रोफेशन के नुआंसेस जो हैं, उनकी जो बारीकियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपका ज़्यादातर ध्यान जो है वो अपने काम पर ही होना चाहिए। इन्वेस्टिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। जैसे हम समझते हैं कि हम अगर बीमार पड़ते हैं या हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमको अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम जैसे एक लॉयर के पास जाते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें वेल्थ मैनेजर के पास जाना चाहिए, फंड मैनेजर के पास जाना चाहिए। सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स खुद कर रहे हैं मार्केट्स में, मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है, पर दैट शुड बी ओनली अ लिमिटेड पोर्शन, जिससे आपका भी कुछ मार्केट से टच बना रहे, कुछ आपका एक्सपीरियंस होता रहे, कुछ आप भी पढ़ते लिखते रहें फॉर वाइडर नॉलेज पर्सपेक्टिव। उसमें कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट वो शायद एक अच्छी ही चीज़ है। पर एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन के लिए और फॉर द लार्जर पूल ऑफ वंस इन्वेस्टेबल वेल्थ, उसके लिए एक प्रोफेशनल एडवाइस और प्रोफेशनल हेल्प और प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक फुल टाइम एक्टिविटी, एक फुल टाइम जॉब है। और देखिए, कोई भी इन्वेस्टिंग का जो पता चलता है वो हमें उस समय पता चलता है जब मार्केट्स डाउन होते हैं या जब मार्केट्स वीक रहते हैं। तो आप अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्टिंग चालू करी है, पोस्ट कोविड चालू करी है, तो आप सिर्फ अपना लास्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस मत देखिए। आप ये सोचिए, अगर आप पहले से इन्वेस्ट करते होते तो मार्च 2020 में कोविड के पीक में आपने क्या किया होता, या अभी जैसे ये जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, अभी आप क्या कर रहे हैं। बिकॉज इन्वेस्टिंग में प्रोफेशनल्स ने इतने साइकिल्स देखे हैं, मार्केट साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स, और उनका एक एक्सपीरियंस है, वो बेनिफिट उनको आगे मिल जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर खुद इन्वेस्टिंग करते हैं वो एक गलत समय पे मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। और फिर उनका एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो जाता है कि वो इन्वेस्टिंग में रिटर्न ही नहीं करते हैं, दे डोंट कम बैक। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक छोटा सा अमाउंट अपने वेल्थ के कंपैरिजन में उसमें आप इन्वेस्टिंग डायरेक्ट भी करते रहिए, बट फॉर लार्जर एंड सीरियस वेल्थ क्रिएशन वन शुड गो थ्रू
प्रोफेशनल्स। ओके। और संदीप जी, मैं थोड़ा एक स्केरी पिक्चर भी देख रहा हूँ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है और उससे ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जॉब मार्केट जो है 60 तक, मुझे नहीं लगता है कि 60 के बाद में जॉब मार्केट ओपन होती है फॉर द प्रोफेशनल्स और जो सैलरीड एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए। और अगर आपकी लॉन्जिविटी अगर हम लोग देखते हैं 84 अगर 90 तक है, तो ये जो 30 इयर्स का जो पीरियड है 25-30 इयर्स का, तो एक रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी है नहीं, तो आप बड़ा पैसा कैसे बनाओगे रिटायरमेंट के लिए? और जो बड़ा पैसा नहीं बनाओगे तो आपका जो 30 इयर्स का जो सर्वाइवल है वो कैसे होगा? तो आपको क्या लगता है, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये 30 इयर्स के लिए किसी को कितना पैसा चाहिए होता है, या फिर कितना पैसा बनाना चाहिए, और इक्विटी एलोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? नहीं, ये जो आपने सवाल पूछा है संतोष, आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जब भी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब काम कर रहे होते हैं, हम कभी पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं, रेगुलर सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम जो भी है, वो हो सकता है बंद हो जाए। एंड विथ इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय हमारी इनकम कैसे होगी, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो डबल डिजिट रिटर्न्स जो हैं वो इक्विटीज़ एज एन एसेट क्लास ने दिए हैं इन्वेस्टर्स को, और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें एक अच्छा एलोकेशन इन्वेस्टर्स का और इंडिविजुअल्स का होना चाहिए, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट एटलीस्ट एक ऐसा कॉर्पस क्रिएट हो जाए जो इनफ रिटर्न्स जनरेट कर सके कि हम अपने एक्सपेंसेस को सस्टेन कर सकें। और पोस्ट रिटायरमेंट भी आजकल एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इट इज़ नॉट ओनली, जैसे आपने राइटली कहा कि 20-30 साल बिकॉज ऑफ लॉन्जिविटी इंक्रीजिंग, लाइफ स्पैन्स इंक्रीजिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हम देख रहे हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर से हम सबकी लाइफस्टाइल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती जा रही है, और लाइफस्टाइल कम करना और उसमें डाउनग्रेड लेना इवन आफ्टर रिटायरमेंट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और इनफैक्ट पोस्ट रिटायरमेंट तो हमें हो सकता है कि हर चीज़ में हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, कुछ भी काम करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, तो उसके भी एक अलग खर्चे रहेंगे। तो बिकॉज इक्विटीज़ इज़ एन एसेट क्लास, एक पोटेंशियल है डबल डिजिट रिटर्न्स देने का, तो उसमें काफ़ी अच्छा एलोकेशन होना चाहिए। और इनफैक्ट इंडिविजुअल्स को अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत जल्दी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, अच्छा एलोकेशन रखना शुरू कर देना चाहिए, ताकि एक मीनिंगफुल कॉर्पस जो है वो बाय रिटायरमेंट क्रिएट हो सके। एंड पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कॉर्पस एंड ऑल ऑफ दैट वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके। और संदीप जी, हमने देखा है कि जैसे कि आपका 2 दशकों का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में, हमने देखा है कि हमेशा फैक्ट शीट जो होती है वो रिटर्न बनाती है, और एक्चुअल जो इन्वेस्टर होता है वो कभी रिटर्न नहीं बनाता है, राइट? और उसकी वजह भी होती है कि वो 1 साल इन्वेस्टेड रहता है, 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, बट हमने देखा है कि फैक्ट शीट में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखते हैं। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टेड रहे वो पर्टिकुलर स्कीम्स में या पर्टिकुलर प्लान में? और दूसरी बात, हमने देखा है कि जितने भी स्टार इन्वेस्टर है, तो अगर हम लोग उनका CAGR देखते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होता है, बट जस्ट वो वहाँ पे रुके हुए हैं, इन्वेस्टेड है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वो पर्टिकुलर स्कीम्स में, उसकी वजह से उनका वो बड़ा पैसा बना है। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऑब्जर्व करी है आपके करियर में कि एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म तक वो होल्ड करे? सो संतोष, देखिए क्या है कि लाइफ में हमने अक्सर देखा है, सभी चीज़ों में देखा है कि कोई भी अच्छी चीज़ आने के लिए या कुछ भी अच्छा होने के लिए समय लगता है। अगर हम एक अच्छे करियर की बात करें, अच्छे बिजनेस की बात करें, अच्छे रिलेशनशिप्स की बात करें, या एक अच्छे हेल्थ की बात करें, सब चीज़ को बिल्ड करने के लिए एक समय हमको देना पड़ता है, और उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिंग भी सिमिलर है, वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें समय देना पड़ेगा। हम इक्विटीज़ को हमको एक शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग स्कीम के जैसे नहीं देखना है। देखिए,
हो सकता है कि हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हों जिनका एक रिटर्न मार्केट में बहुत जल्दी बन गया हो, पर वो तो लॉटरी जैसे है, किस्मत की बात है कि आपने पैसा डाला और रिटर्न्स जल्दी बन गए, वो भी होता है बाजार में, पर वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ बार बार नहीं हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस के लिए आपको मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इक्विटीज़ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वो उस एसेट क्लास की नियति है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा है। जैसे हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, किसी भी देश में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे इक्विटीज़ में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें ऐसा लगता है कि देश या इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, हम एज एन इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगे, तो इक्विटीज़ जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे एक बेट है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका बेनिफिट्स कॉरपोरेट्स को भी होगा, कॉरपोरेट्स को होगा तो उनमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वो बेनिफिट फ्लो थ्रू करेगा। तो जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको उस सोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम एक्चुअली एक कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक्चुअली कंपनी के पार्ट ओनर्स या पार्ट मालिक हैं। बिजनेसेस को बिल्ड करने में समय जाता है, और जब वो बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो उसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली मिलेगा। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इक्विटीज़ में जो पैसा कमा के दे रही है वो इंडिया की इकोनॉमी कमा के दे रही है, और इन्वेस्टर का डिसिप्लिन कमा के दे रहा है कि वो लंबे समय तक मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहे। हम एज फंड मैनेजर्स या इंटरमीडियरीज जो इंश्योर करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, हम बड़ी गलतियां न करें, वी स्टे द कोर्स। हम जो फिलॉसफी मान के चलते हैं, और हमें जो देखा है कि जो फिलॉसफी ने हिस्टोरिकली भी काम किया है, हम वो फिलॉसफी को फॉलो करते रहें। और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जिनका भी आपने सब दर्शकों ने जिनका भी नाम सुना होगा, वो सब इन्वेस्टर्स एक लंबे समय तक, एक्चुअली काफ़ी दशकों तक इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहे हैं, और उन्होंने कितने सारे क्राइसिस देखे हैं, कितने सारे स्कैम्स देखे हैं, कितने सारे वॉर्स देखे हैं, फिर भी मार्केट्स में उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज़ गिविंग दैट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। ओके। और आज के ये कॉन्वर्सेशन को जब दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप आपके लाइफ का जो विजडम है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे बीइंग अ फंड मैनेजर? Yes, I think the most important point is that discipline is the absolute key. देखिए, हमें लगता है कि मार्केट्स में पैसा जो है वो इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब चीज़ों से बनता है, बट एक्चुअल में मार्केट्स में जो पैसा है, जो रिटर्न है, वो बनता है बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन के कई सारे एस्पेक्ट्स या पहलू हैं। डिसिप्लिन का एक एस्पेक्ट है टू स्टे इन्वेस्टेड, डिसिप्लिन का एक एस्पेक्ट है टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिसिप्लिन का एक और एस्पेक्ट है टू फॉलो द प्रोसेसेस, सिस्टम्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। उतार चढ़ाव होते रहेंगे मार्केट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। हमको ये देखना है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू है, कौन सी चीज़ पे हमको ध्यान देना है, कौन सी चीज़ को इग्नोर करना है। वो एक एक्सपीरियंस, एक स्किल की बात हो गई। पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, टू स्टे द कोर्स, टू स्टे इन्वेस्टेड। आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम मार्केट्स। ओके। और संदीप जी, एक पर्सनल क्वेश्चन अगर आप अलाउ करें तो प्लीज़। हाँ, तो बीइंग फंड मैनेजर, आज से 10 साल बाद और आज से 20 साल बाद जब आप रिटायर हो जाओगे ये इंडस्ट्री से, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो एज अ, जैसे हमने लेजेंडरी फंड मैनेजर देखे, पीटर लिंच हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, तो वैसे ही हम आपको कहाँ देखते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, इक्विटीज़ तो हम, मेरे लिए पैशन है। जो इक्विटीज़ का जो बिज़नेस है वो विदाउट पैशन कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं तो मतलब आजीवन इक्विटी इन्वेस्टिंग ही करने वाला हूँ,
और जो भी आपने ये सब लेजेंडरी इन्वेस्टर्स का नाम लिया, यू नो, दे एक्चुअली कंटिन्यू टू डू वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, हमारी सबकी यही इच्छा रहती है कि हम बेटर से बेटर इन्वेस्टर्स को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का एक्सपीरियंस दे सकें और एक लंबे समय तक दे सकें। जैसे जो भी आपने इन्वेस्टर्स की, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम हो गए, उनके तो हम यू नो उनका 1% भी हो जाए तो 1% का 1% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। द पॉइंट इज़ कि उन्होंने एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस एक लंबे समय तक दिया है। सो एज अ प्रोफेशनल जो मेरी इच्छा रहेगी वो भी यही रहेगी कि एक लंबे समय तक इन्वेस्टर्स को हम एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस दे सकें। ओके, थैंक यू संदीप जी, डीप डाइव सीरीज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच संतोष, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। Thank you. थैंक्स अ लॉट।